हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, जीएस का पेपर हो गए हैं और आज का जो वीडियो है हम लोग जीएस पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर मैं बताऊंगा आपको कि कैसा पेपर रहा है, क्या क्वेश्चंस कैसे रहे हैं और आपको इजी था कि टफ था कि हार्ड था। वो पेपर के बाद वैसे भी होता ही है, लोग इवेलुएट करते हैं। तो मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा और इसमें बताऊंगा कि वेटेज किससे ज़्यादा आपको पढ़ना क्या क्या ज़्यादा है इस पेपर के हिसाब से, क्योंकि जो बच्चे 2022 में का मेंस लिखेंगे उनको तो इसी पेपर को एनालिसिस करके करना है, राइट। तो इस पेपर के बारे में हम लोग ओवरव्यू लेंगे। थोड़ा सा मैं हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट वे में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वे में समझा दूंगा ब्रीफली। ज़्यादा लेंथी नहीं, बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री की बुकलेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक में सारी डिटेल है। और जो बच्चे ज्योग्राफी का इंतज़ार कर रहे हैं, ज्योग्राफी प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक आ जाएगी, ठीक है। ज्योग्राफी ओके। तो मैं ज्योग्राफी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा पोर्शन आता है, ऑलमोस्ट 100 to 110 120 मार्क्स आता ही आता है। इसलिए ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 1 का डिस्कशन, ओके। तो देखिए, जीएस पेपर 1 मेरे पास रखा हुआ है, मैंने भी नेट से डाउनलोड किया हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मेरे को ऐसा एनालाइज हुआ कि पेपर देखिए, कई लोग जो बड़े बड़े बाबा टाइप लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे पेपर बहुत इजी आया था। हर साल जो दे देता है, वो जो नहीं देता है वो उसको लगता है पेपर बहुत इजी आया था, राइट। तो सब लोग विद्वान लोग बोलेंगे कि पेपर वॉज वेरी इजी, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू पेपर वॉज मॉडरेट। ऐसा ही हर साल आता है यूपीएससी में, हर साल यूपीएससी ऐसे ही पेपर बनाती है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। हाँ, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मोस्ट ओवरऑल व्यू में देखने में ये लगा कि पेपर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। थोड़ा सा लेंदी उसमें था, लेकिन ऑलमोस्ट सेम था। क्योंकि वहाँ जब आप लिखते हैं, आप वहाँ जब बैठते हैं लिखने, तो आपका माइंड एकदम चेंज हो जाता है। आप यहाँ बैठ के तो आप जज कर सकते हैं कि हाँ पेपर ऐसा है, बहुत ईजी है, लेकिन जब वहाँ बैठ के आप जब लिखेंगे तो आपको सब कुछ सेम ही लगेगा, हर साल का पेपर सेम ही लगेगा, ठीक है। तो पेपर वॉज मॉडरेट, ओके। तो देखिए मेरा बांटा हुआ है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर शुरुआत करते हैं। आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन आया था, प्रॉब्ली इसको आप एंशिएंट हिस्ट्री में ले लीजिए या आर्ट एंड कल्चर में ले लीजिए, तो एक ही क्वेश्चन आया था, राइट। उसके बाद आपका सोसाइटी से 5 क्वेश्चन आए थे। मतलब सोसाइटी और ज्योग्राफी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूपीएससी के लिए, ओके। तो इन दोनों में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगर जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। वैसे आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट फॉर मेंस स्पेशली सोसाइटी एंड ज्योग्राफी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो सोसाइटी से एवरेज 60 से 65 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 4 या 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। एक जैसे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो गया है, इस सबसे क्वेश्चन आता ही आता है, वो बनता ही बनता है। अब एक एक देखिए, मैं पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि हर एक टॉपिक को आप उठा के एक एक पॉइंट लिख लीजिए, एक एक पेज लिख लीजिए। जिन बच्चों ने वो किया होगा, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आपका कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में फंसा ही होगा वो, ठीक है। ज्योग्राफी में प्रॉब्ली 9 से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस बार भी 9 क्वेश्चन आया है प्रॉब्ली, आपका 110 मार्क्स का आया है। मॉडर्न इंडिया से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मॉडर्न इंडिया, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1, ओके। इस बार पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक क्वेश्चन पूछा है। जनरली पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं आता है, बहुत साल पहले ही वैसे नहीं पूछा, आई गेस हम लोग जब तैयारी चालू किए थे तब पूछा था, वरना आता नहीं है पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसलिए आप उसमें ज़्यादा टाइम ना, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर मॉडर्न हिस्ट्री में आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं दिया हुआ है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आप फोकस करिए मॉडर्न इंडिया में ज़्यादा, ओके। और वर्ड हिस्ट्री से नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है। जब हम लोग मेंस लिखे थे तो उसमें तो एक क्वेश्चन भी नहीं आया था, लगातार 2 साल नहीं आया था। पहले तो बच्चे पढ़ जाते हैं वर्ड हिस्ट्री में, बट आता नहीं है वो ज़्यादा। तो ओवरऑल एक ही क्वेश्चन आया था, तो ऐसा ही पेपर है, थोड़ा सा सही है। और वर्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस आई गेस इतना आप पढ़ लीजिए कि आप वहाँ लिख लीजिए, इस पर ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मॉडर्न इंडिया, सोसाइटी, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी है, ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट का ज्योग्राफी, ये चीज़ 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप करके रखिए। और लिटिल बिट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न आपका जो एंशियंट हिस्ट्री उससे आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है।
तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर। आपके साइड में पेपर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। इवेलुएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। देखिए जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के बीच में आप क्वेश्चन को समझिए पहले। यहाँ पूछा इवेलुएट करना है, पहला पॉइंट भक्ति लिटरेचर, बच्चे क्या बोल रहे, भक्ति लिटरेचर पूछा, उसका गुणगान चालू हो गया, वो सब नहीं लिखना। यहाँ से पूछा है कि भक्ति लिटरेचर का नेचर क्या था, क्या नेचर था भक्ति लिटरेचर, क्या क्या चीज़ थी वो। इंट्रोडक्शन आप लिखिए भक्ति लिटरेचर, हाँ आपका 8th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी गुरु नानक तक था, इतना इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। मेन बॉडी में आपको नेचर लिखना है, वो भी पॉइंट वाइज। अब क्या था, डिवोशनल था, थोड़ा सा डिवोशनल होता है, हारमोनियस नेचर का था भक्ति लिटरेचर। कास्ट के अगेंस्ट था, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट था, क्योंकि उसमें तो सब लोग जुड़ सकते थे, इसीलिए भक्ति लिटरेचर जो है, भक्ति मूवमेंट चालू होता, भक्ति लिटरेचर उसके साथ साथ जो है वो भी चालू हुआ। तो नॉन सेक्टेरियन था, अगेंस्ट तुम्हारा कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, ये नेचर हो जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट नेचर लिखा हुआ ना। दूसरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, इंडियन कल्चर में कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो कंट्रीब्यूशन लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। पहले आप लिखिए नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर, उसके बाद कंट्रीब्यूशन, पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, उसके अंदर सब पॉइंट्स। मतलब अगर नेचर लिखा तो ऊपर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ऐसे लिख दिया। फिर कंट्रीब्यूशन क्या लिखे, कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति लिटरेचर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसे लिखना है। कंट्रीब्यूशन क्या है, म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन था, डांस में कंट्रीब्यूशन, लैंग्वेज में था, सेक्ट बनाने में काम आया, ठीक है, सूफीज लोग बने, यूनिटी के काम आया, मुस्लिम जो हिंदू आपका यूनिटी है वो उसने बढ़ाने की कोशिश की। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अगर जिसने भी हल्का सा पढ़ा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री या आपका आर्ट एंड कल्चर, बहुत आराम से लिख लेगा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आता है, ट्रेस द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विथ स्पेशल टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको जो मेरे नोट्स है उसमें पूरा एक पेज का टॉपिक है ब्रह्मो समाज के ऊपर और यंग मूवमेंट के बंगाल के ऊपर। क्या था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, क्या क्या थे, वो सब लिखना है। वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है, एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। तो पहला मान लीजिए अगर किस पे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट, तो पहला पॉइंट आपको क्या बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या थे, ये पहला मेजर पॉइंट हो जाएगा। उसके अंदर सब पॉइंट लिखना है आपको ABCD करके। दूसरा क्या था, एंड सोशियो कल्चर प्रॉब्लम्स, क्या क्या सोशियो कल्चर प्रॉब्लम आई जब इंटीग्रेशन की बात हुई, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट का जुड़ना नहीं चाहते थे, क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं था। वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। यही था जो थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वो भी नहीं आया है, मॉडर्न इंडिया का एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में आते हैं। देखिए हाँ, पेपर में भी आपको मैंने बताया था, पिछला वीडियो देखेंगे कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ 10 मार्क्स से, लेकिन मैं सजेस्ट बच्चों से यही करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं उनको यही बताता हूँ कि आपको 15 मार्क्स क्वेश्चन पहले करना है। कभी भी कोई भी पेपर हो, 15 मार्क्स का क्वेश्चन पहले करना है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लिखना होता है। इसको आप लास्ट में भी लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे, अच्छे पॉइंट्स डालेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो 15 मार्क्स वाले 15 मार्क्स आपका पेपर आई गेस 11 के बाद से 11 क्वेश्चन से चालू हुआ है। तो आफ्टर 11 15 मार्कर क्वेश्चन आर देयर, तो यू हैव टू डू क्वेश्चंस of 15 marks first after 11 to 20, okay। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड एक टॉपिक दे रखा है उसमें मेंस के सिलेबस में, तो उसमें आप देखिए जाके, ठीक है। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड क्या होते हैं, हिमालयन रिज। देखिए यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये भी करंट में था, तो UPSC मोस्टली वही क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली मेंस में जो करंट इशूज से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि लैंडस्लाइड का मेजर कॉजेस क्या है, हिमालयन रीजन में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एक चार्ट बनाना है, यहाँ हिमालयन लिखिए, यहाँ पे वेस्टर्न घाट लिखिए, ठीक है, वेस्टर्न घाट डिफरेंट कॉज ऑफ लैंडस्लाइड। तो यहाँ कॉजेज, तो कॉजेज क्या क्या होते हैं, सबसे बड़ा तो नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, एक सब पॉइंट बनाइए। दूसरा एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन जो एक्टिविटी से रिलेटेड उनको बताइए। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स में आप देख लीजिए, आपका वेस्टर्न घाट्स में जो जितने भी क्या कहते हैं आपके वाले एरिया इको सेंसिटिव एरियाज में आते हैं, राइट, तो उसके पीछे बहुत सारी कमिटीज़ हैं, कस्तूरी रंजन कमेटी, गाडगिल कमेटी, जो ये रिपोर्ट आई इनका मेंशन करिए आप। मतलब कि वेस्टर्न घाट देखा, ये 2 कमेटी का आपका नाम तुरंत याद ही आना चाहिए, बहुत ही फेमस कमेटीज़ हैं, ठीक है।
फ्रेजाइल है, अर्थक्वेक है, आते हैं वहाँ पे, यही सबसे मेजर कार्ड लैंडस्लाइड। एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, माइनिंग के, वेस्टर्न घाट में माइनिंग रीजन का सबसे ज़्यादा होता है, उसी वजह से और आ रहे हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन है, हैवी रेन नेचुरल कॉजेज में आ जाएंगे। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करके आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, पांचवें क्वेश्चन में आते हैं। डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो सबसे पहले क्या है, आपको एक मैप बनाना है, ठीक है। वहाँ आपको शो करना, अगर एज अ जोग्राफी स्टूडेंट में जोग्राफी था ऑप्शनल, तो जोग्राफी जो बच्चे होंगे वो तो तुरंत मैप बनाएंगे, वो 100% मैप बनाएंगे। तो एक छोटा सा मैप बनाइए, उसमें दिखाइए गोंडवाना लैंड क्या है, अच्छा लगता है देखने में, भले ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए इंडिया का, ठीक है। Despite India being one of the countries of Gondwana land, its mining industries contribute much less to its GDP। देखिए ये क्वेश्चन आया क्यों, ये 5th नंबर का क्वेश्चन आया क्यों, क्योंकि MMRDA बिल अभी पास हुआ है 2021 में। तो देखिए माइनिंग मिनरल जो बिल पास हुआ है, इसी वजह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो जो बच्चों ने ये पढ़ा होगा बहुत आराम से लगा लिया होगा। तो ये आपको मेंशन करना है बिल में, क्योंकि बिल में बहुत सारी ऐसी चीज़ बातें बताई गई जो प्रो माइनिंग वाली हैं। तो इस चीज़ को आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये करंट में था, इसीलिए आपसे आया क्वेश्चन, ठीक है। तो करंट में मेंस में फोकस आपको जरूर करना है, ठीक है। इंडिया की जो जीडीपी है माइनिंग कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 2 to 3% या 1.75%, इसी के रेंज में। बाकी जो जितने भी कंट्रीज़ हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो 7-8% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि इंडिया जो है उतना ही रिसोर्स रिच है, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या, पहले आप मैप बनाइए, क्या क्या है गोंडवाना मिलता है, कोल मिलता है आपका, आयरन मिलता है आपका, माइका मिलता है आपका, एल्युमिनियम मिलता है, बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो गोंडवाना लैंड काफ़ी रिच लैंड माना जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या इशू आ रहे हैं इसमें, बहुत सारे जो पॉलिसीज़ हैं, जो बहुत सारे पुरानी पॉलिसीज़, आपको उसको एक्सप्लोरेशन जो आपका माइनिंग पॉलिसीज़ है वो सब आपको लिख डालना है इसमें, ठीक है। अच्छा, क्यों क्या प्रॉब्लम आ रहा है, माइनिंग कंट्रीब्यूट लेस टू इट्स जीडीपी इन परसेंटेज, डिस्कस करना है आपको, क्यों ऐसा कम है, मतलब जीडी क्यों प्रॉब्लम है। देखो ट्राइबल एरियाज़ में, तो ट्राइबल एरियाज़ की लैंड लेने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन नहीं है ज़्यादा, पीएसयूज की मोनोपोली है, दूसरा पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट ये है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन नहीं हो पा रहा, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए वापस तब, तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है। लैंड में आपका क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल लीगल इश्यूज, मान लीजिए कोई अगर माइनिंग करने भी आता है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हो जाती है कि भैया ये नहीं करने देना चाहिए, ये खिलाफ है नेचर के, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज सारे बहुत सारे आते हैं, इस वजह से यहाँ पे नहीं आए। तो इसका प्रॉब्लम भी है, थोड़ा सा लिखिए आप, मिड वे में लिखिए, थोड़ा सा इसका प्रो बताइए और उसके कॉन्स बताइए आप, लेकिन प्रो ज़्यादा आपको बताना, क्योंकि आपको यहाँ बताना है कि क्या प्रॉब्लम है इंडियन माइनिंग में, क्यों जीडीपी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन था, आप आराम से लगा सकते हैं। व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, ये भी करंट है। क्यों करंट है, क्योंकि शहरों में बाढ़ आ रही है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना में पिछले साल बाढ़ आई, हैदराबाद में, ठीक है। वो भी पूरा पूरा एक प्रकार से एंथ्रोपोजेनिक रीजन से ही फ्लड आया, ठीक है। चेन्नई में उसके पहले आया, मुंबई में हर साल आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। क्यों प्रॉब्लम है, कंक्रीट जंगल्स बन रहे हैं, नेचुरल जितने भी सिंक थे, जो वेटलैंड के तो नेचुरल सिंक कहलाते थे, वेटलैंड थे, उसको हम क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं उसी के ऊपर। तो जो वाटर सोखने का था, कंक्रीट जब हो जाता है तो कोई सोखने की जगह ही नहीं बची है, तो वो कहाँ जाएगा, वो फ्लड ही बनेगा ना, वाटर फ्लड होगा, ठीक है। तो ये सब बताने हैं आपको, एग्जाम्पल देख रहे हैं, मुंबई, चेन्नई, ये सब एग्जाम्पल आपको बताने हैं, कोलकाता का रीजन है, वो सब आपको एग्जाम्पल बताने हैं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे बंगाल में आर्सेनिक की पोल्यूशन बढ़ रही, क्या क्या प्रॉब्लम है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, फ्लड इंक्रीज। अब यहाँ पूछा व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, तो क्या है, फ्लड बढ़ रहा है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेटलैंड गायब हो जा रही है, ये इम्प्लीकेशन है आपके, ठीक है। और सॉइल लिक्विफैक्शन, ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आपको एकदम बेसिक नहीं लिखना, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के वर्ड्स है, सॉइल लिक्विफैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जहाँ जहाँ नेचुरल हजार्ड नहीं, एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड हो रहे हैं, सिंक हो जा रहा है, सिंक होल बनने लगे हैं, धस जा रही हैं जितनी बिल्डिंग फ्लैट से, क्योंकि वो सॉइल लिक्विफैक्शन की वजह से, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम्पल लिखने हैं उसमें, यही है इम्प्लीकेशन सर। 7वें क्वेश्चन में आते हैं, मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन 2021। देखिए वॉल्केनो के बारे में जो ज्योग्राफी के नोट्स आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इवन आपका हैज़ार्ड भी, जो भी हिमालयन के बारे में क्या प्रॉब्लम है वो भी दिया हुआ है, आपका वाटर बॉडीज़ क्या क्या हैं, वेटलैंड क्या क्या प्रॉब्लम, वो भी हम लोग समझा रहे हैं, ठीक है।
मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन 2021। अच्छा, 2021 में जो बहुत सारे मेजर वॉल्केनो इरप्शन हुए, फॉर एग्जांपल कैनरी आइलैंड में हुआ, स्पेन में हुआ है, आपका सबसे बड़ा एग्जांपल था। इसीलिए क्या कहते हैं, वहाँ देखिए खाली भी कराया गया। इंडोनेशिया में आइलैंड फटा है तो वहाँ पे आया था। आइसलैंड में वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं। क्यों हो रहा है यहाँ पूछा, मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ, पहले बताना है कहाँ कहाँ हो रहा है। आप एक मैप बनाइए सुंदर सा, उसमें भी दिखाइए, जो करंट में दिखाइए इसको सर्किल करके, और रिंग ऑफ जो आपका फायर है वो पैसिफिक रिंग, वो भी आप दिखा सकते हैं जहाँ मेजर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, रीजनल इन्वायरमेंट में उनके इम्पैक्ट क्या है, फिर दूसरा क्वेश्चन है क्या इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट आप क्या कर सकते हैं। गैसेस निकलती हैं बहुत जहरीली, CO2 गैस, फ्लोरीन गैस निकलती हैं वहाँ पे क्या। अच्छा, दूसरा प्रोज भी हो सकता है, वॉल्केनिक ऐश जो है वो सॉइल के लिए काफ़ी अच्छी होती है। वो एक छोटा सा पॉइंट लिखिए प्रोज में। कॉन्स में तो मोस्टली क्या एसिड रेन हो सकती है, एसिड रेन से सल्फ्यूरिक SO2 भी निकलता है, तो उससे एसिड रेन हो सकती है। वहाँ पे स्पेन मान लीजिए हुआ है तो वहाँ तो पूरा मेडिटेरियन क्लाइमेट है ना, तो वहाँ मेडिटेरियन जितने भी जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो सकते हैं। वाइन की खेती होती है वहाँ, वो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, इसकी ये इम्प्लीकेशंस हैं वॉल्केनिक इरप्शन के। ठीक है। अच्छा, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो बताइए आपको वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है। तो देखिए पहला पेज कंप्लीट हो गया, आते हैं हम लोग दूसरे पेज में। जो फटाफट मैं कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डीप में तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ आप क्या लिख सकते थे। ठीक है। वाई इज इंडिया कंसिडर एज सब कॉन्टिनेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्यों सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, क्यों, क्योंकि इंडिया लोकेटेड है आपका एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर। पहले एक इंडिया अलग से पार्ट था, वो जुड़ता गया तो एक एशियन सब कॉन्टिनेंट में वो आ गया, तो इसलिए उसको कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। और ड्रिफ्ट हो रहा था ना, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लैंड एंड ड्रिफ्ट, तो यहाँ पे एशिया का पार्ट हो गया, इसलिए कहते हैं इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट जो है वो अर्थ का क्या है, 2.5%, 2.4% ऑफ द अर्थ मास है। यहाँ पे हिमालयाज भी, बड़े बड़े माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट भी हैं, यहाँ पे ओशंस भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, इसलिए सब कुछ यहाँ पे। इवन जो है अगर आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे, एथनिसिटी भी सेम है। बाकी के 7 कंट्री जो हैं वो जो सब कॉन्टिनेंट इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में ही गिने आते, क्योंकि यहाँ के फूड सेम है, ऑलमोस्ट कल्चर सेम है, सबका कल्चर ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। आपका एथनिसिटी है, सब कुछ सेम है। डेक्कन प्लेटूज हैं अगर फिजिकल में लिखेंगे आप। ठीक है। लिंग्विस्टिक है, तो बंगाली वहाँ बंगाली हम लोग बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, सब कुछ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आप लगा सकते हैं आराम से। एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज। अच्छा, ट्राइबल नॉलेज की यूनिकनेस बतानी है सिस्टम व्हेन कंपेयर टू मेन स्ट्रीम नॉलेज, नॉलेज एंड कल्चर सिस्टम। तो यहाँ भी आप एक डिफरेंशिएट का एक लाइन बनाइए, इधर लिखिए इंडियन ट्राइबल सिस्टम नॉलेज और मेन स्ट्रीम नॉलेज क्या है। अब देखिए ट्राइबल का क्या है, वो इक्विटी पे बेस्ड होता है, सारा कुछ इक्वालिटी पे बेस्ड होता है, तो यहाँ पे इक्विटी के बता सकते हैं। नेचर से बहुत क्लोज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका क्या कहते हैं, जितने भी वहाँ पे चीज़ें हैं वो स्टोरीज में सुनाई जाती है, राइट, कथाएं सुनाई जाती हैं ट्राइबल में। तो यहाँ पे यूनिकनेस क्या है ट्राइबल नॉलेज की, ट्राइबल नॉलेज की क्या है, मेडिसिन बहुत आगे जो हम मेन स्ट्रीम में इसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। जो ट्राइबल नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल बोलते थे कि हाँ भाई दतून करना, ये सब ट्राइबल नॉलेज की वजह से तो आया है हम लोग का। कि और किसी को चोट लगती है रगड़ दी, तो सब मेडिसिनल भी वैल्यूज़ भी हमको मिल रही है। मेन स्ट्रीम में क्या है, सब कुछ केमिकल्स बेस में हो रहा है। तो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम में क्या है, और मेन स्ट्रीम कल्चरल में नॉलेज में सिस्टम में यूनिकनेस बतानी है आपको, कंपेरिजन करना है। आराम से लिखिए, ये सोसाइटी का क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, 10वां क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल इकोनॉमी। मतलब कि गिग इकोनॉमी क्या हो गया, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, इसमें कोई आपको पीएफ काट के तो मिल नहीं रहा, कोई सोशल चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको, सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप जितना चलाए, आपने गाड़ी जितनी चलाई उसके हिसाब से आपको कट मिल गया, आप चले गए। कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें काम हो रही है, और इंडिया भी हब हो गया है कॉन्ट्रेक्चुअल का। और उसमें पूछ रहा है कि वुमेन का इन्फॉर्मेंट इससे अच्छा हो रहा है क्या, तो आपको प्रोज पहले दिखाना है वुमेन से रिलेटेड क्या है, उसका थोड़ा सा कॉन्स भी दिखाइए, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म गिग इकोनॉमी इतनी भी अच्छी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका सोशल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा बेकार हो रही है ना। तो यहाँ पे पहले बताना है, प्रोज ज़्यादा बताना है और कॉन्स थोड़े से कम बताना है। क्यों क्यों अच्छा हो रहा है एम्पावरमेंट के, वुमेन्स फ्लेक्सिबल टाइमिंग कर सकती हैं। अब कोरोना आ गया तो लोग डिजिटली घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को लिस्ट बनानी है, उसको एक लड़कियों को काम दे दिया गया कि आपको एक लिस्ट बनानी है, ये मटेरियल आया, ये मटेरियल गया, तुमको घर बैठे जॉब मिल रही है, जो घर का काम करता है, प्लस इनकम भी हो रही है उनकी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है। देखिए बहुत सारे चीज़ों में आप देखेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेबर वर्कर है, सिलाई में, सिलिंग मशीन में आ रहा है, कपड़े बना रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, वहाँ पे पीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलता है। ठीक है।
घर बैठे काम कर रहे हैं। तो गिग इकोनॉमी मतलब मोड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्ट बेस में होती है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपको लिखना है। टू वॉट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर वाइडर, देखिए यहाँ पे आपको मॉडरेट वर्सेस बताना है कि मॉडरेट ने कैसा रोल प्ले किया। उस मॉडरेट की वजह से ही जो आगे के हमारे फ्रीडम मूवमेंट है उन्हीं को एक पकड़ मिली। ये सही बात है। मॉडरेट्स पहले किस पे बिलीव करते थे? पीपीपी में प्रेयर करेंगे, पिटीशन करेंगे, आपका परसुएशन करेंगे, पिटीशन डालेंगे कि भैया आप मत के। वो चाहते थे, जानते थे कि हाँ भाई ब्रिटिश आए हैं, रूल कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको हम बताएंगे हमारी ये समस्या है तो वो हमारा हल जरूर निकालेंगे। ऐसा मॉडरेट सोचते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, टू वॉट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। अब आपको एक क्रोनोलॉजी बतानी है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको एक एक चीज़ समझाना है कि मॉडरेट्स क्या थे, मॉडरेट्स ने ऐसा क्या किया जो उन्होंने बेस वाइड बना दिया। इवन एक्सट्रीमिज्म जो सोचते हैं उनके लिए भी, और लेटर ऑन जो भी फ्रीडम फाइटर हैं। तो मॉडरेट्स का आपको ये सब बताना है, बहुत स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट। पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम मतलब क्या हुआ? नॉन वायलेंस के आधार पे होगा, सत्याग्रह सभा बनाना पड़ेगा, ठीक है। सभाएं बनाएं सत्याग्रह की, वहाँ पे लोगों को सिखाएं कि भाई आपका अनटचेबिलिटी के खिलाफ होना है, कास्ट के खिलाफ लड़ना है हमको। ये सब लोगों को दिमाग में बैठाना था, ठीक है। खादी की प्रमोशन करनी है, ये सब लोगों को दिमाग बैठाना, कंस्ट्रक्टिव करना था, मतलब कि लोगों को बताना था कि ये चीज़ें आपके पास हैं। तो गांधी जी इसमें बिलीव करते। तो यही बताया कि एनसीएम के पहले और सीडीएम के आसपास जो भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे, गांधी जी ने क्या क्या अपनाया। बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, उसको आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन में। देर वर अरोज, ये आपका वर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। मतलब कि जितने वर्ल्ड वन हुआ, टू हुआ, इसके बीच में एक सीरियस चैलेंज, मतलब कि बहुत सारे जो चैलेंजेस अरोज हुए थे डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल फासिज्म आया था, ठीक, फासिस्ट हिटलर का राइज हुआ, मसूलिनी का राइज हुआ। ये सब आपको बताना है, जो कि अगर आप बेसिक सी नॉलेज है, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी बहुत आराम से लिख सकते हैं। मेरे अब ये लेकिन 15 मार्क्स में आए, अब ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी ने इस बार क्या किया है, जनरली जो वर्ड हिस्ट्री क्वेश्चन आते थे वो 10-10 मार्क्स से पहले देते थे। अभी क्या उसने 15 मार्क्स में डाल दी। जानते हैं बच्चे पढ़ते नहीं है वर्ड हिस्ट्री ज़्यादा, तो इसको 15 मार्क्स में डालो। तो मेरे हिसाब से आराम से लिख सकते हैं ये, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो पढ़ते ही बच्चे पर, ठीक है। तो आराम से आप लिख सकते हैं। इसमें सिविल वॉर हुआ, फासिज्म के बारे में लिखिएगा, इटली में जो हिटलर का जर्मनी में राइज, वो क्या क्या था, डेमोक्रेसी सिस्टम के अगेंस्ट था, वो सब आप लिख सकते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल बच्चों के लिए तो बहुत चांदी है, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शन बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। वो पहले अभी एक मैप बनाइए, मेजर वर्ल्ड दिखाइए, हिमालयस दिखाइए, एल्प्स दिखाइए, एटलस माउंटेन्स दिखाइए, एंडीज दिखाइए, एंडीज दिखाइए, ऊपर नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज दिखाइए, ये एल्प समझाइए। तो ये सब आप जब बता देंगे ना, मैप बता दीजिए, उसके बाद इसमें बताना है एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन। वहाँ के लोकल वेदर कंडीशन इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल हिमालय की वजह से देखिए हमारा जो ठंडी में भी बारिश होती है। हिमालय की वजह से हमारा जो कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ का तिब्बतन प्लेटू का यहाँ नहीं आ पाता, और तिब्बतन प्लेटू उस पार जो रेन शेडो रीजन हो जाता है। तो क्लाइमेटिक, तो चाइना का जो वेस्टर्न पड़ा ऑलमोस्ट सूखा है, रेन शेडो रीजन में आता है बिकॉज ऑफ हिमालयन रीजन। समझे आप? अगर हिमालय में, तो हमारे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया में बहुत ठंड पड़ती है हिमालय की वजह से। तो आप हिमालयन रीजन को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद एल्प्स के बारे में बताइए, एल्प्स में क्या क्या है, लोकल वेदर बताइए, लोकल विंड चलती है वहाँ पे, वो सब बताना है आपको। उसी वजह से मेडिटेरियन जितने उगाए जा रहे हैं वहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट आता है, ठीक है। एंडीज़ बताना है, रॉकीज एंडीज़ के बारे में बताना है। देखिए जो रेन शेडो रीजन है, फॉर एटाकामा प्लेटू है, वो रेन शेडो रीजन है। इधर वाले आपके पूरे पूरे जो ऊपर पार्ट में, वो पूरे पूरे आपका वेट रीजन है, ठीक है। तो ग्रीन रीजन है पूरा। रॉकीज़ के बारे में बताना है, जो अमेरिका में है भैया, चिन्यूक विंड बहती है, तो वहाँ इसको कहते हैं स्नो हीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी ज्योग्राफी की, आपने पढ़ा होगा। इवन मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से समझाया इसको, ठीक है। ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। बता देना आपको रेंज 2500 किलोमीटर की, ये सब बताना है और क्या, ठीक है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन तो इसलिए अच्छे से लिखना है। और फर्स्ट पेज, उसका सेकंड पेज और थर्ड का हाफ, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। इससे ज़्यादा लिखेंगे
कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे कंप्लीट पूरा, ठीक है। 15 नंबर पे आते हैं, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर ऑफ अंटार्कटिक, आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर ऑफ अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या क्या बताना है, आर्कटिक एक चार्ट बनाइए, क्योंकि अभी ये भी न्यूज़ में ही था, आप सर्च मारेंगे आपको न्यूज़ में मिल जाएगा। आर्कटिक आइस लिखना है, इधर अंटार्कटिक लिखना है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आर्कटिक का आइस गलने से जेट स्ट्रीम जो है और साउदर्न में आ जा रही है, ठीक है। आपका एल नीनो बढ़ जा रहा है, एल नीनो ऑफकोर्स बढ़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में लिखा है। अब वेदर पैटर्न में क्या प्रॉब्लम आएगा और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या लिख देंगे, हाँ भैया अगर वहाँ की आइस मेल्ट होगी तो नॉर्थ सी में जाने का आसान हो जाएगा ना, मतलब जो रशिया का जो कोस्टल एरियाज है वो काफ़ी जो फ्रीज हो जाता है तो वो खुल जाएंगे अगर वो ज़्यादा मेल्ट होगा, राइट। नॉर्थ सी में वैसे भी जो करंट जाती है वो वार्म करंट होती है, तो वो अगर ऑल मेल्ट होने लगा तो वहाँ पे आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ सकती है, लेकिन उसका घाटा भी तो है, फ्लड आने लगेगा, ठीक है। तो ये सब जी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे बहुत आराम से इसको लगा लेंगे। 16 क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। अच्छा, डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन, आपको मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन बताना है। बीच में बॉक्स बनाइए, एरो दिखाइए, जो मैं बनाता मैं अपने नोट्स में भी दिखाया हुआ है बच्चों को, इस हिसाब से कर सकते। यूपीएससी को थोड़ा इनोवेशन पसंद है तो उससे बना सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि पूरी दुनिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का, तो उससे इम्प्लीकेशन क्या क्या हो रहा है। देखिए ऑयल का अनइवन है, तो देखिए जो आपका मिडिल ईस्ट रीजन काफ़ी रिच है, जो मतलब जिनके पास दुबई हो गई सब काफ़ी रिच हैं रीजन ऑयल की वजह से है। और उसी के नीचे देखिए अफ्रीकन जो वो भी डेजर्ट वाले हैं, लेकिन वहाँ पे ऑयल की थोड़ी कमी है तो वहाँ पुअर कंट्रीज़ में आते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, पहला पॉइंट हो जाएगा। रीजनल इम्प्लीकेशन, रीजन कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आपकी लड़ाइयाँ हो रही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ रहा है, आपका जीडीपी कम हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है, किसी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, यही इम्प्लीकेशन है ना मिनरल्स के, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायग्राम बनाइए, बताइए मिनरल्स, मेजर मेजर मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाइए, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, अच्छे से डायग्राम बनाइए, ठीक है। 17 क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द मेन सोशल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आईटी इंडस्ट्री जो इंडिया में मैप बताइए, मेजर आईटी सिटी हब कहाँ कहाँ है। गुड़गांव हो गया आपका, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद का हाईटेक सिटी हो गया, आपका नोएडा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, हरियाणा गुड़गांव हो गया, ठीक है, चेन्नई भी है, धीरे धीरे आ रहा है। ये सब जो आपका गांधीनगर है, तो ये सब जो है ये आईटी हब है इंडिया को, तो उसको मैप में दिखाइए, इंडिया मैप बनाइए अच्छे से, उसको दिखाइए। तो इसमें क्या लिखा है, व्हाट आर द मेजर सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। सोशियो एक बताना है आपको, सोशियो में क्या इम्प्लीकेशन आ रहे हैं और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, दोनों को बताने हैं अच्छे से। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर लेंगे। देखिए यूपीएससी में इज नथिंग इज ईजी, मैं तो बोल दे रहा हूँ ईजी क्वेश्चन है, ये ईजी क्वेश्चन है, हमने भी दिया है, ईजी कुछ नहीं होता, आपको अच्छे से लिखना होता है, राइट, ओके। 18वां क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू द मेजर टू अचीव। पॉपुलेशन की एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, आप हिस्टोरिकल उठाइए, क्योंकि 15 मार्क्स को हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी में समझाइए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। भैया पहले इतनी पॉपुलेशन थी, फिर बीच में बढ़ी, पहले डेथ रेट ज़्यादा हुआ करते, फिर बीच में बढ़ी, फिर इतनी ज़्यादा एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन को उसको कम करने के लिए क्या क्या बढ़ाया गया, लोगों को सिखाया गया, क्या क्या हुआ, इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद आइए, इस तरह क्रोनोलॉजी के हिसाब समझाइए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या थे पॉपुलेशन एजुकेशन के, ये सब बताइए, बहुत ईजी हो, इसमें जस्ट लिखना है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, 19वां क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी मच इन करंट अफेयर, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। क्रिप्टो करेंसी बताइए, चार्ट बना के बताइए कौन कौन से क्रिप्टो करेंसीज हैं, किस बेसिस पे काम करती हैं, 2 लाइन में बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी मोदी जी ने भी इसके खिलाफ बोला, आरबीआई भी इसको रेगुलेट नहीं मानती है, ठीक है, लीगल टेंडर नहीं मानती, तो इस चीज़ को आपको देखना है। ये करंट में था। हाउ डज इट अफेक्ट द ग्लोबल सोसाइटी, हैज़ इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। हाँ अफेक्ट कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन इतना भी अफेक्ट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग के रीच में ही नहीं है अभी, ठीक है। तो हाँ अफेक्ट कर रहा है, न्यूज़ में था इसीलिए आया है, ठीक है। हाउ डज, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़। कि हमारी सोसाइटी ही आज तक क्यों ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कॉन्टिन्यूस करती आ रही है। आपको थोड़ा सा चेंजेस भी आपको बताना होगा, हर चीज़ हमारी सोशोलॉजी, फूड से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, आपके लिंग्विस्टिक के रिलेटेड, एथनिसिटी के रिलेटेड, हर चीज़ आपको खोल देना है पूरा, ठीक है।
इमिडिएट द चेंजेस, उसके बाद बताना है कि ये चीज़ हैं, अब क्या चेंजेस आए वो भी क्रोनोलॉजी में आपको समझाना है, क्रोनोलॉजी में ही समझाना है, पॉइंट वाइज में, ठीक है। तो पेपर तो इतना ही है। अब मेरे को पेपर देखने के बाद ये लगा है कि जिसने अब देखिए कि पेपर में इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता कि आपको 20 में से आपने 15 कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। जिन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया उनके ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जनरली जीएस पेपर 1 में लोगों को कम मार्क्स आते हैं बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, लेकिन इस बार थोड़ा सा जोग्राफी और ये आपका सोसाइटी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो आई गेस अगर आपने अच्छे से लिखा, आपके 100+ मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। 110, 105 भी अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ब्रीफली मैंने बता दिया क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते थे जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिर हम लोग की जो ज्योग्राफी के बच्चे जो पूछ रहे हैं बार बार, ज्योग्राफी कुछ बुक जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, या प्रॉब्ली जनवरी फरवरी के मिड में ही आ जाएगा, एंड ऑफ जनवरी तक भी आ सकता है, ठीक है। और अगर किसी को पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।